प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इसकी लेखक हैं चपला देवी। चपला देवी के संबंध में विशेष कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इतना अवश्य पता चला है कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में थोड़ा अवश्य लिख रही थी। हिंदी साहित्य में यह युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता था। ऐसे कई लेखक थे जिन्होंने अधिक नहीं लिखा, परंतु जो लिखा वह प्रेरणादायक था। उनकी फुटकर रचनाएं आज भी प्रेरणा प्रदान करती है। अब हम हमारा अध्याय नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया को समझेंगे। प्रस्तुत रिपोर्ताज में सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना को चित्रित किया गया है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले सके। देवी मैना बिट्ठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। इसी का रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिट्ठूर की ओर गया। बिट्ठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वहां बालिका वहां कहीं दिखाई न दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़े होकर अंग्रेज सैनिकों को गोले बरसाने से मना किया और बड़ा ही करुणापूर्ण उनसे निवेदन किया कि वह इस महल को न उड़ाए। अंग्रेज सेनापति ने अपनी सैनिक से पूछा कि यह बालिका क्या। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करें। सेनापति पूछता है कि इसमें तुम्हारा क्या उद्देश्य है। फिर बालिका पूछती है, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने से आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति कहता है, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। फिर बालिका कहती है, आपके विरुद्ध उन्होंने शस्त्र उठाए थे, वे दोषी है, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इस मकान की रक्षा कीजिए। बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। आपकी प्यारी कन्या अर्थात लड़की और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, मित्र थे। वह कई वर्ष पूर्व मेरे घर आया करती थी और हम साथ में खेलते व घूमते थे। आप शायद यह बात भूल गए होंगे, परंतु आपकी बेटी का पत्र आज भी मेरे पास है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति ने कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो मैं भी तुम्हारी रक्षा करने का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। आउटरम कहते हैं, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं। हम वह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला, पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर
तोप के गोले के रूप में बरसने लगी। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांता नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट में बड़ी हंसी हुई जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसादा के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी और न अपने चारों ओर के सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी। वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उसी समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। मैना शहीदों की सूची में अपना नाम अमर कर गई। इस प्रकार देशभक्ति से ओतप्रोत इस रिपोर्ताज में हमने देखा कि किस प्रकार अंग्रेज सरकार द्वारा व उनके अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा अत्याचार किए जाते थे।